ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण। और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहाँ के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज अ फी। और आप क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं? मैं कह रहा था क्या आपको? नहीं, खुल के बताइए, क्या पसंद करेंगे आप? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, क्या चाहेंगे आप आए? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ ये 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इतने पैसे हमने कभी देखे नहीं। आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। आप अंदर करवाना चाहते हो। आप गरीब राइटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे, उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे। ये जो दौर राइटर्स का था, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझे आप? ये हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। और हमें कभी नहीं मिले ऐसे, गलत बात। ना सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, ये काश ये सही होता, लेकिन है नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलता था। एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी वो? राइटर्स को, सॉरी, राइट। सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे, ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले होती थी, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफ़ी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर, जो राइटर्स थे पहले दौर में, वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे। वो जानते थे ज़बान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज़ करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा होता। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? नहीं, ये तो हर जगह से ये लिमिटेशंस तो हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे। कल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज़ बुरी है तो बुरी है, तो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। तो फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते हैं, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में, अब कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट, कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है और अच्छी बात नहीं है। और एक ख़ास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था। हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप ख़त्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है, उसे तो हमने सीखा है।
वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हज़ारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, एक वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाए है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं और सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। और जो आपको सिखाया, सलीम जावेद या जोड़ी ने आतापर्यंत मुझे लगता है 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था, वगैरह वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या होता? अगर हाँ करते तो एक जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती सबसे जी। और हमको शायद ज़रूरत पड़ती कि हमको खुद डायरेक्ट करना चाहिए। आप ये राइटिंग का काम जो है ये ठीक नहीं है। एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया, उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था पम्मी बख्शी। उन्हें एक आइडिया आया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग डाउन मेमोरी लेन ले जाती, तो इनको जिस आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहाँ ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहाँ बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहाँ की तस्वीर खींची, फिर बड़ा बड़ा जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कहले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई अर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाए। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फ़ोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी कहा, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवानंद ने वो पिक्चर जंजीर कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? करने वाले थे, अगर वो हाँ बोलते, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है जी, वो करे या शोले करे, तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज़्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग की। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर अब बन ये जाता। मैं आपको गब्बर सिंह के बारे में एक बात बताऊं, ये गब्बर नाम कहाँ से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे, तो एक गब्बर डाकू था वहाँ पर और मशहूर डाकू था, तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुनाया कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वगैरह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब वो आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है गब्बर,
ये रख लेते हैं। कल हाँ भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया हुआ। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहाँ मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफ़ा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो छोटा लड़का बड़ा अच्छा था, वो बात ख़त्म हो गई, भूल गया। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को आया कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उल्टी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था वो इन्होंने सजेस्ट किया।